ब्राजील के मिनस गेरेस राज्य के छोटे से शहर साओ थोम दाम दास लेट्रास में बेहद ही हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला है। यहाँ 8 पैरों वाले सैकड़ों जीव आसमान से बरसते हुए दिखाई दिए। यह घटना किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसी लग रही थी। आसमान से गिरते हुए जीवों की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो देखने पर लगता है जैसे आसमान से मकड़ियों की बारिश हो रही। जिसने भी यह नजारा देखा वह हैरान रह गया। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ब्राजील में मकड़ियों ने आसमान पर कब्जा कर लिया। यह घटना हर साल दिसंबर से मार्च के बीच ग्रामीण इलाकों में गर्म और आर्द्र मौसम में होती। मकड़ियों के विशाल समूह पूरे आसमान में जाल बुनते। इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं। इस तरह की घटनाओं को लेकर विशेषज्ञों ने बताया कि आसमान से मकड़ियों का गिरना प्राकृतिक घटना है। जीव विज्ञानी कैरॉन पेसोस ने बताया कि यह घटना एक विशाल मकड़ी के जाले के कारण हुई थी जिसमें सैकड़ों मकड़ियां थी। पेसोस ने कहा कि यह एक तरह से मकड़ियों का तरीका है। मादा मकड़ियां इस दौरान नर मकड़ियों के संपर्क में आती। जीव विज्ञानी पेसोस ने आगे बताया कि इस दौरान मादा मकड़ियां एक अनोखा प्रजनन व्यवहार करती है, जहां वो नर मकड़ों के शुक्राणु एकत्र करना और संग्रहित करना जारी रखती है। मादा मकड़ियां ऐसा इसलिए करती हैं जिससे भविष्य में अंडे दे सके। मकड़ियों से भरा आसमान देखना कोई असामान्य बात नहीं। खास बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब ब्राजील में इस तरह की घटना हुई। साल 2019 में भी मिनस ग्रेस में ऐसे ही मकड़ियों की बारिश देखी गई थी जिससे पूरे शहर को जिसने हैरान कर दिया था। इस बार भी आसमान से बरस रही मकड़ियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने अर्धसैनिक बल के वाहन को निशाना बनाकर उस पर हमला किया। इस आतंकी हमले में 4 जवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी। यह घटना दक्षिणी वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिले में हुई। पुलिस के अनुसार करीजत लेवी नाम के अर्धसैनिक बल के जवान एक निजी चालक के साथ जिले की दरबान तहसील में चोरी हुए ट्रक को बरामद करने जा रहे। तभी उन पर घात लगाकर हमला किया गया। हमले में बल के 4 जवान और एक नागरिक की मौत हो गई। गौरतलब है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकियों के सफाई के लिए व्यापक स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बलूचिस्तान में अलग अलग अभियानों में 23 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि देश को निशाना बनाने वाली विदेशी आकाओं के इशारे पर आतंकवादी गतिविधियां करने वाले उन लोगों को मार गिराया जाएगा जो मित्र के वेश में शत्रु है। मुनीर ने बलूचिस्तान के कलात जिले में उग्रवादियों के साथ संघर्ष के दौरान 18 सैनिकों के मारे जाने के बाद शनिवार को क्वेटा का दौरा किया। इस संघर्ष में 23 आतंकी भी मारे गए। उत्तर कोरिया ने उसे एक दुष्ट देश कहने पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पर निशाना साधा। उत्तर कोरिया की ओर से सोमवार को कहा गया था कि इस तरह की असभ्य और निरर्थक टिप्पणियों से अमेरिका का कभी हित नहीं होगा। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले मौजूदा प्रशासन की पहली बार आलोचना की। उत्तर कोरिया ने पहले भी संकेत दिया है कि वह अमेरिका के प्रति अपना कड़ा रुख फिलहाल बरकरार रखेगा। ट्रंप ने कहा कि कूटनीति के जरिए उनका उत्तर कोरिया के नेता किम योंग उन से संपर्क करने का इरादा है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिकी विदेश नीति के प्रभारी व्यक्ति के शत्रुतापूर्ण शब्द और कार्य उत्तर कोरिया के प्रति अमेरिका की उस शत्रुतापूर्ण नीति की एक बार फिर पुष्टि करते जिसमें बदलाव नहीं हुआ। उसने कहा कि रूबियो की असभ्य और निरर्थक टिप्पणियां उत्तर कोरिया को लेकर नए अमेरिकी प्रशासन के गलत दृष्टिकोण को सीधे तौर पर दर्शाती और इससे अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने में भी कभी मदद नहीं मिलेगी। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने एक साक्षात्कार के दौरान रूबियो की ओर से उत्तर कोरिया को दुष्ट कहे जाने पर सवाल उठाया। इसमें 30 जनवरी को दिए रूबियो के उस साक्षात्कार का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने विदेश नीति संबंधी चुनौतियों पर बात करते हुए उत्तर कोरिया और ईरान को दुष्ट देश कहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर कड़े शुल्क लगाने संबंधी एक आदेश पर हस्ताक्षर किया था। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब दिया। कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिकी माल पर भारी जवाबी शुल्क लगाने का आदेश दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के लोगों को अमेरिकी सामान का बहिष्कार करना चाहिए और
उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका नहीं जाना चाहिए। कनाडा और मेक्सिको ने ट्रंप के दोनों देशों की ओर से जवाबी शुल्क लगाए जाने पर आयात शुल्क की दर बढ़ाने की धमकी देने के बावजूद यह कदम उठाया। ट्रूडो ने कहा, हम व्यापार युद्ध में नहीं उलझना चाहते, हम इसके इच्छुक नहीं है, लेकिन हम पीछे भी नहीं हटेंगे। ट्रंप प्रशासन के कनाडा और मेक्सिको से आयात होने वाले सामान पर 25% और चीन से आने वाले माल पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की। ट्रंप प्रशासन के इस कदम के बाद ट्रूडो और शिनबाम ने फोन पर एक दूसरे से बात की। शिनबाम ने घोषणा की कि वह अमेरिकी माल पर जवाबी शुल्क लगाएगी। हालांकि उन्होंने न तो यह स्पष्ट किया कि किन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाएगा और न ही यह बताया कि शुल्क की दर क्या होगी। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के फैसले को लेकर गंभीर लहजे में कहा था कि व्हाइट हाउस की ओर से की गई कार्रवाई ने हमें एकजुट करने की बजाय अलग कर दिया। ट्रूडो ने अमेरिकियों को याद दिलाया था कि कनाडाई सैनिकों ने अफगानिस्तान में उनके साथ लड़ाई लड़ी थी। कैलिफोर्निया में जंगल की आग से लेकर तूफान कैटरीना तक के संकटों से निपटने में उनकी मदद की थी। इजराइल के हमले में बीते साल मारे गए हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्ला को दूसरी बार 23 फरवरी को दफन किया जाएगा। नसरल्ला को इजराइल ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले में मार गिराया था। अब हसन का अंतिम संस्कार सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के मौजूदा चीफ नईम कासिम ने टीवी पर दिए गए भाषण में तारीख का ऐलान किया। कासिम ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हालात ऐसे नहीं थे कि नसरल्ला को दफनाया जा सके। गौरतलब है कि इजराइल ने नसरल्ला को मारने के लिए 80 टन के बम का इस्तेमाल किया था। इजरायली हमले में के 20 घंटे बाद नसरल्ला की डेड बॉडी मिली थी। उसके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्ला की मौत बम के धमाके के झटके से हुई थी। हसन नसरल्ला का जन्म 31 अगस्त 1960 को एक गरीब शिया परिवार में हुआ था। 9 भाई बहनों में वो सबसे बड़ा था। उसके पिता लेबनान की राजधानी बेरूत के शारशाबुक इलाके में रहते। वो फल सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करते थे। नसरल्ला की शुरुआती पढ़ाई बेरूत के एक ईसाई इलाके में हुई। वो बचपन से ही धार्मिक चीजों में दिलचस्पी लेता था। वह ईरान के इमाम सैयद मूसा सदर से बेहद प्रभावित था। नसरल्ला ने 1992 में अब्बास मुसावी की हत्या के बाद हिजबुल्लाह की बागडोर संभाली थी। अगले 3 दशकों में उसने समूह को एक बड़ा संगठन बना दिया जिसकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी। नसरल्ला की देखरेख में यह संगठन एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा, जिसमें सीरिया से लेकर यमन तक के संघर्षों को प्रभावित किया। नसरल्ला के नेतृत्व में हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत बढ़ी और राजनीतिक रूप से भी संगठन सशक्त हुआ। इसने इराक और यमन में हमास जैसे समूह को मिसाइल, रॉकेट और हथियार मुहैया कराने में मदद की। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 3 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि तीनों युवक पहले प्रयागराज गए थे। यहाँ उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और इसके बाद चोरी करने निकल गए। पहले यूपी के अलीगढ़ में कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद किशनगंज पहुंचकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। किशनगंज पुलिस ने चोरी की घटना के बाद महज 6 दिन के अंदर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। चोरी की घटना 25 जनवरी की रात को हुई थी। आरोपियों ने टाउन थाना क्षेत्र में रेलवे गोदाम के पास बंद पड़े घर में बड़ी चोरी की। यह घर संवेदक रामनाथ चौधरी का है। चोरी की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने विशेष टीम का गठन किया था। इस टीम में एसडीपीओ गौतम कुमार, थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन, अंकित सिंह, इरफान, रवि रंजन शामिल थे। जांच टीम ने फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए और आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि आरोपियों ने पहले प्रयागराज कुंभ में स्नान किया, उसके बाद चोरी करने की योजना बनाई। तीनों चोर पहले अलीगढ़ गए लेकिन वहां सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद ट्रेन से किशनगंज पहुंचे और संवेदक के घर पे चोरी की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीनों आरोपी बंगाल के रहने वाले, जिनकी पहचान पप्पी सिंह, अमित वाल्मीकि और नेपाल कर्मकर के रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से 2 किलो 418 ग्राम चांदी, 35 किलो 52 ग्राम सोना, 4 मोबाइल फोन, 1 पल्सर बाइक, 1,28,000 रुपए नकदी बरामद की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा NVS-02 सैटेलाइट को मनचाहे ऑर्बिट में स्थापित करने के प्रयासों को उस समय झटका लगा जब अंतरिक्ष यान में लगे थ्रस्टर्स काम नहीं कर सके। अंतरिक्ष एजेंसी ने रविवार को यह जानकारी दी। भारत की अपनी अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले NVS-02 सैटेलाइट को 29 जनवरी को GSLV Mk2 रॉकेट के जरिए
लॉन्च किया गया था। ये हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो का 100वां लॉन्च था। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि अंतरिक्ष यान में लगे थ्रस्टर्स के काम नहीं करने के कारण NVS-02 सैटेलाइट को वांछित ऑर्बिट में स्थापित करने का प्रयास सफल नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक इस सैटेलाइट का कोई दूसरा इस्तेमाल खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसे किसी न किसी तरह से जानकारी हासिल करने में उपयोग किया जा सके, क्योंकि अभी तक की जानकारी के अनुसार जिस काम के लिए इसको भेजा था अब वो हो पाना मुमकिन नहीं। इसरो के मुताबिक सैटेलाइट सुरक्षित है और वर्तमान में एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रही। बुधवार सुबह 6:30 बजे इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 को कामयाबी से लॉन्च किया था। यह मिशन इसरो के नए अध्यक्ष V नारायणन के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके नेतृत्व में यह पहली लॉन्चिंग थी। यह इसरो का इस साल का पहला प्रमुख मिशन भी था। हालांकि अब तकनीकी खराबी की वजह से इस मिशन में अब इसरो को कोई बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2250 किलो वजन और पावर हैंडलिंग क्षमता 3 किलोवाट NVS-02 इसी NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। इसका वजन 2250 किलो है और पावर हैंडलिंग क्षमता 3 किलोवाट है। NVS-02 सही और सटीक समय का अनुमान लगा सके, इसके लिए इसमें स्वदेशी और आयात की गई रूबिडियम एटॉमिक घड़ियों को लगाया गया। इसका जीवन काल लगभग 12 साल। बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के करीबी एवं RJD के राज्यसभा सांसद संजय यादव से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में CBI ने एक बड़ी कार्रवाई की। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग उर्फ जोगा डॉन को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। CBI ने इंटरपोल के सहयोग से उसे फिलीपीन से गिरफ्तार किया। जोगा डॉन के खिलाफ पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे बैंकॉक के रास्ते भारत लाया गया और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। जोगा डॉन की दिल्ली पुलिस को भी तलाश थी। गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली पुलिस के दक्षिणी रेंज के हवाले कर दिया गया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि जोगा डॉन अपने काले कारनामे को लेकर कई अहम राज खुलेगा। बता दें कि जोगा डॉन ने RJD सांसद संजय यादव को कुछ दिन पहले रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद से वह एक बार फिर जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया था। संसद के बजट सत्र में सोमवार को वक्फ विधेयक 2024 पर JPC की रिपोर्ट पेश नहीं हुई। कार्यसूची के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सांसद जगदम्बिका पाल को संजय जायसवाल के साथ मिलकर रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया। जगदम्बिका प्रसाद ने बताया कि आज रिपोर्ट पेश नहीं हो रही है। अब जब स्पीकर साहब इसे अपने एजेंडे पर रखेंगे तब हम इसे पेश करेंगे। जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विपक्षी सांसदों ने असहमति जाहिर की है। जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी। उन्होंने बुधवार को कहा था कि हमने रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को अपना लिया। पहली बार हमने एक खंड शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ का लाभ हाशिए पर पड़े लोगों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए। कल हम ये रिपोर्ट स्पीकर के सामने पेश करेंगे। पाल ने कहा कि हमारे समक्ष 44 खंड थे, जिसमें 14 खंडों में सदस्यों द्वारा संशोधित प्रस्ताव किए गए थे। हमने बहुमत से मतदान करा और फिर इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। JPC ने बुधवार 29 जनवरी को मसौदे रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को स्वीकार किया। हालांकि विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति जताई। इसमें पहले JPC के वक्फ विधेयक 1995 को 14 खंडों और धाराओं में 25 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी थी। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि JPC रिपोर्ट पर उनके असहमति नोट के कुछ हिस्से को हटा दिया गया। उनके अनुसार उसमें सिर्फ तथ्य बताए गए थे। ओवैसी ने X पर कहा, मैंने वक्फ विधेयक के खिलाफ JPC को एक विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किया था और यह चौंकाने वाला है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना हटा दिया गया। हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे, उनमें केवल तथ्य बताए गए थे। ओवैसी ने यह भी पूछा कि JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल विपक्षी आवाज क्यों दबा रहे, जबकि उन्हें वह रिपोर्ट मिल गई है जो वो चाहते थे। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाए गए वक्फ अधिनियम 1995 को लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए काफी उसकी आलोचना की जाती रही। वक्फ विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलाइजेशन, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को
पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को लागू करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। भारतीय रेलवे सेवा के सिग्नल इंजीनियरों के 2015 बैच की पदोन्नति फाइल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के गोपनीय कक्ष से गायब हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने सर्च मेमो जारी किया। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। 24 जनवरी के सर्च मेमो के अनुसार गोपनीय प्रकोष्ठ ने सूचित किया है कि भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स सेवा IRSSE के वर्ष 2015 के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पैनल के अधिकारियों की फाइल का पता नहीं चल पा रहा है। सूत्रों ने बताया कि फाइल में सिग्नल विभाग के 200 से अधिक JAE अधिकारियों के प्रमोशन संबंधी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। मेमो में अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया कि वे अपने अपने शाखाओं, अनुभागों, अधिकारियों के कमरों में इस फाइल की गहन तलाश करें। इसमें कहा गया है कि तलाश के निष्कर्ष के संबंध में 29 जनवरी 2025 तक सूचित करें। सूत्रों के अनुसार उक्त फाइल का अब भी कोई सुराग नहीं लगा है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इस मामले पर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। संपर्क करने पर सिग्नल एवं टेलीकॉम यूनियन के पदाधिकारियों ने CRB एवं CEO गोपनीय प्रकोष्ठ से ऐसे गोपनीय दस्तावेजों के गायब होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस घटना से खराब प्रबंधन का संकेत मिलता है। भारतीय रेलवे मेंटर्स यूनियन के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने इस मामले में कहा कि अगर वरिष्ठ अधिकारियों की फाइलें इस तरह संवेदनशील विभागों से गायब हो जाती हैं तो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ होने वाले लापरवाही भरे व्यवहार की कल्पना कीजिए। इन अधिकारियों का करियर और पदोन्नति की संभावनाएं उस फाइल पर टिकी और अगर वही नहीं मिल पाती तो संबंधित विभाग के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार शाम पुरानी दिल्ली के हौस खास चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल वैगनर में आए और शीश महल में चले गए। इस दौरान राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को मुहैया कराए जा रहे बदबूदार पानी को पीने की चुनौती दी है और उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। बल्लीमारन से कांग्रेस उम्मीदवार हारून यूसुफ के समर्थन में जनसभा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केवल उन्होंने और उनकी पार्टी ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा का सामना करने वालों का साथ दिया और उत्पीड़न का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश के लोगों को नफरत और हिंसा फैलाने वाली भाजपा, RSS की विचारधारा और कांग्रेस की प्रेम और भाईचारे की विचारधारा के बीच चुनाव करना होगा। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच लड़ाई चल रही। जब ये लड़ाई चल रही थी तब अरविंद केजरीवाल आए और बिजली के खंभे पर चढ़ गए और दावा किया कि वह नई राजनीति लाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, यमुना के पानी और दिल्ली को साफ करेंगे और भाईचारा फैलाएंगे। गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी में मुहैया कराए जाने वाले पानी की बोतल को दिखाते हुए कहा कि केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा किया है। उन्होंने आप प्रमुख को दिल्ली में मुहैया कराए जाने वाले पानी का एक गिलास पीने की चुनौती दी और कहा कि हम आपको अस्पताल में देखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बोतल में भरे पानी को दिखाते हुए कहा कि यह बदबूदार है। राहुल गांधी ने बाद में सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, एक तरफ दिल्ली के गरीब लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं तो दूसरी तरफ झूठे वादे करके सत्ता में आए केजरीवाल शीश महल में बैठकर आपकी टीम के साथ करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं। राहुल गांधी ने रैली के दौरान कहा कि केजरीवाल दावा करते हैं कि उनकी राजनीति गरीबों के लिए, लेकिन टीम केजरीवाल में पिछड़े और दलित समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय में एक व्यक्ति भी नहीं है। उन्होंने कहा केजरीवाल ने शराब घोटाला किया और मनीष सिसोदिया ने इसमें उनकी मदद की। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और जब आपके खिलाफ हिंसा हुई, जब दिल्ली में दंगे हुए तो राहुल गांधी ही आपके पास आया, लेकिन केजरीवाल कभी नहीं गए। तब केजरीवाल कहाँ थे? राहुल गांधी ने आगे कहा कि केजरीवाल पहले एक छोटी सी कार में आए, फिर खंबे पर चढ़ गए और नीचे उतरने के बाद सीधे स्वचालित दरवाजे और बड़े टीवी वाले शीश महल में चले गए। यह 45 करोड़ रुपए का घर है। उनकी एक नई तरह की राजनीति थी झूठा वादा करने की। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वादे किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि जब लोगों को जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री सीधे मना कर देते। केजरीवाल की भी यही सोच है, लेकिन वह मोदी की तरह सीधे तौर पर ऐसा नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि एकमात्र पार्टी है
और व्यक्ति जो लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी। राहुल गांधी ने दावा किया कि जब भी आप परेशान हो वहां आपको राहुल गांधी मिलेगा। आप पिछले 20 सालों का मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। संभल के लोग मारे गए तो वहां भी सिर्फ राहुल गांधी के। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और न ही किसी से डरूंगा। मैं संविधान की रक्षा के लिए जाऊंगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई, जिसमें एक तरफ भाजपा और उसका वैचारिक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा उनकी नफरत, हिंसा और अहंकार है, दूसरी तरफ कांग्रेस और उनका प्रेम, भाईचारा, एकता, सम्मान और संविधान है। राहुल गांधी ने कहा है, विचारधाराओं की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि देश संविधान के अनुसार चले, जिसमें कहा गया है कि हर जाति, धर्म, भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन भाजपा कहती है 400 पार और हम संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस भी संविधान को बदलने नहीं देगी। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, इस पुस्तक के बिना देश में गरीब, कमजोरों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि दिलों की लड़ाई है। ये देश नफरत का नहीं बल्कि प्यार और भाईचारे का देश है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जहां भी भाजपा नफरत फैलाएगी तो वहां कांग्रेस वहां प्यार फैलाने के लिए एक नहीं बल्कि कई दुकानें खोल देगी। हिंसा और नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से किया जा सकता है। यही हमारी और हमारे देश की विचारधारा। मोदी झूठ बोलते हैं और लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। वो लोगों को आपस में लड़वाते हैं, भाई को भाई से, एक जाति को दूसरी जाति से, और अंत में आपकी संपत्ति छीनकर अडानी जैसे अरबपतियों को सौंप देते। यही उनकी व्यवस्था है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि लड़ाई नफरत और प्यार, हिंसा और अहिंसा तथा सत्य और असत्य के बीच है। उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों ने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी को 500 साल बाद भी याद किया जाएगा, लेकिन मोदी को कोई याद नहीं रखेगा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जैसे ही वह पद छोड़ेंगे तो उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। मेरी बात मानिए, यह देश नफरत, हिंसा को याद नहीं रखता। यह देश गांधी को याद रखेगा, गोडसे को कभी याद नहीं रखेगा। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे बड़े शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत बाहर हो गया है। फोर्ब्स ने 2025 की इस नई लिस्ट में टॉप 10 में से पहले नंबर पर अमेरिका का नाम है, तो वहीं दूसरे नंबर पर चीन का। टॉप 10 में 10वें नंबर पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया। फोर्ब्स की इस लिस्ट से भारत को टॉप 10 के बाहर रखने पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फोर्ब्स ने कहा है कि वह रैंकिंग जारी करते समय कई तरह के पैरामीटर पर जांचता है और परखता है और फिर लिस्ट जारी करता है। फोर्ब्स ने बताया कि पावर सब रैंकिंग 5 खास विशेषताओं से इक्वली वेटेज एवरेज ऑफ स्कोर पर आधारित होता है, जो किसी देश की शक्ति को दर्शाता है। इसके लिए फोर्ब्स लिस्ट में जिन देशों को शामिल करता है उसे इन पॉइंट्स पर परखता है, जो है कि जो है पहला, प्रभावी नेता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और एक मजबूत सेना। फोर्ब्स के लिस्ट के इस लिस्ट में मॉडल को बीएवी ग्रुप ने तैयार किया है, जो कि एक ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी WPP की एक यूनिट है। इस रैंकिंग को निकालने वाली रिसर्च टीम का नेतृत्व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड रॉबस्टीन ने किया। इस तरह कई मानकों पर परख कर ये लिस्ट तैयार की गई है। भारत के साथ ही पाकिस्तान भी इस लिस्ट में टॉप 10 में कहीं भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों पर कुल 16 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने यह जानकारी दी कि गुंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोडगा गांव के पास जंगल में नक्सली विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित माओवादी संगठन के 8 सदस्यों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मुठभेड़ में राज्य पुलिस की इकाई, जिला रिजर्व गार्ड के 2 जवान भी घायल हुए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि मारे गए नक्सलियों में से एक कमलेश नीलकंठ माओवादियों के पश्चिम बस्तर संभाग के गुंगालर क्षेत्र समिति का सदस्य था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने बताया कि गुंगालूर LOS के ताती कमूल और मंगल ताती नामक 2 अन्य नक्सलियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारी के मुताबिक शेष नक्सलियों की पहचान लच्छू पोटाम, शंकर ताती, राजू ताती, विजू पदम और सन्नू ताती के रूप में हुई है तथा इन सभी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल में एक इंसास राइफल, एक ग्रेनेड लॉन्चर और उसके 10 गोले
12 बोर की 2 राइफल, 4 मुंजल लोडिंग राइफल और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में 50 से ज्यादा नक्सली मारे गए। इनमें से 33 नक्सली बीजापुर समेत 7 जिलों वाले बस्तर संभाग में मारे गए। पुलिस के अनुसार 20-21 जनवरी को राज्य में गरियाबंद जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए थे। गरियाबंद रायपुर संभाग का हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि पिछले साल राज्य में अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को मार गिराया था। बता दें कि 31 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कुल 32 लाख रुपए के 7 इनामी नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली उत्तरी बस्तर डिवीजन के रावघाट एरिया कमेटी तथा गढ़चिरौली डिवीजन में सक्रिय थे। इनमें से 3 नक्सलियों के सिर पर 8-8 लाख रुपए, एक नक्सली के सिर पर 5 लाख रुपए तथा 3 नक्सलियों के सिर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों के सामने उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी सदस्य ममता उर्फ शांता, मिलिट्री कंपनी नंबर 10 का सदस्य दिनेश मट्टामी, मिलिट्री कंपनी नंबर 5 का सदस्य आयुत राम पोटाई, परतापुर एरिया कमेटी सदस्य जमुना उर्फ नीरा नेताम, परतापुर एलजीसी सदस्य इतरवीन पदा और एलओसी के सदस्य राम अंचला ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली ममता, दिनेश और आयतु राम पोटाई के सर पर 8-8 लाख रुपए का इनाम है, जबकि महिला नक्सली जमुना के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम है। उन्होंने बताया कि नक्सली इतवारीन संजय नरेटी और सगुन राम के सिर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम। अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर तथा नक्सलियों के खोखली विचारधारा के अंतर्गत ऐसे तंग आकर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। उन्हें नियमों के तहत अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 दिन शेष है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने ईगल टीम बनाई। इसका पूरा नाम है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स। इस टीम में 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस टीम के बारे में जानकारी दी गई। जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की निगरानी के लिए तत्काल प्रभाव से नेता और विशेषज्ञों की एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह ईगल का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: अजय माकन, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, प्रवीण चक्रवर्ती, पवन खेड़ा, गुरदीप सिंह सप्पल, नितिन राउत, चेल्ला वामशी चंद रेड्डीज के साथ ही विज्ञप्ति में लिखा गया है कि यह समिति सबसे पहले महाराष्ट्र मतदाता सूची में हेरफेर के मुद्दे को उठाएगी और जल्द से जल्द नेतृत्व को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। ईगल अन्य राज्यों में पिछले चुनाव का भी विश्लेषण करेगा और आगामी चुनाव और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन से संबंधित अन्य सभी मुद्दों पर सक्रिय रूप से निगरानी रखेगा। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव के दौरान विपक्षी दलों की ओर से लगातार शिकायतें दर्ज कराई जाती रही। इसमें ईवीएम हैकिंग से लेकर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप शामिल है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा लगातार इन आरोपों का खंडन किया जाता रहा है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी की ईगल टीम पिछले चुनाव से लेकर आगामी चुनाव तक होने वाली शिकायतों की जांच करेगी। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि देश की चुनावी प्रणाली में गंभीर खामी है और निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनावों में पारदर्शिता। उन्होंने मांग की थी कि निर्वाचन आयोग इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे। राहुल ने 15 जनवरी को पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए दावा किया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में करीब 1 करोड़ की वृद्धि हुई है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने न तो विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया और न ही मतदाताओं की सूची दे रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब उनका एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने इस्लाम धर्म और कुरान के बारे में कहा। राणे ने कहा कि जिनको इस्लाम धर्म अभी तक समझ में नहीं आया, उनको कुरान का सही अर्थ समझ में नहीं आया है, अब उनको सुधारने का वक्त आ गया है। यह बयान उन्होंने नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। एक सवाल पर नितेश राणे ने कहा कि वे खुद कभी बिगड़े हुए नहीं थे और धर्म की बात करने वाले लोग कभी बिगड़ते नहीं। उनका कहना था कि वे खुद हमेशा सुधारने वाले लोग हैं
और उल्टे जिनको इस्लाम के बारे में सही ज्ञान नहीं है उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब उनसे यह सवाल किया गया कि उनके सहयोगी मंत्री संजय सिरसाट का कहना है कि शिवसेना को एक हो जाना चाहिए, तो इस पर राणे ने कहा कि यह शिरसाट का व्यक्तिगत मत है और उन्हें यह सवाल एकनाथ शिंदे से पूछना चाहिए कि इसके बारे में उनका क्या विचार है। इससे पहले नीतीश राणे ने बोर्ड की परीक्षा देने वाली छात्राओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया था। नीतीश राणे ने इस मुद्दे को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षा केंद्रों पर बुर्का पहनने से सुरक्षा और नकल संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। राणे का कहना था कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाली छात्राओं को बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारी या महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यदि पदाधिकारी परीक्षार्थियों को बुर्का पहनने की अनुमति दी गई तो यह पता लगाना कठिन हो जाएगा कि नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं।